Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Our today's topic is why Spencer is called the poet's poet. सरगोदा यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन जो है ना पास पेपर में अक्सर आ जाता है स्पेंसर एज द पोइट्स पोइट, तो इसको आप ज़रा देख लीजिएगा। वैसे तो मैंने आपसे कहा है कि आप जो है ज़्यादा अपना फोकस जोफ्रे चौसर और पैराडाइज लॉस्ट, द रेप ऑफ लॉक और जॉन डन पे रखिएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाता है कि उनमें से पेपर में कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है कि जो आपको समझ ना आ रही हो, तो फिर आप ये शेक्सपियर को या जो है एडमंड स्पेंसर को जो है ना टच कीजिएगा। इट वॉज चार्ल्स लैम्ब हु कॉल्ड स्पेंसर द पोइट्स पोइट, कि चार्ल्स लैम्ब ने स्पेंसर को कहा था कि ये शायरों का शायर है। एंड द लैम्ब वॉज नॉट रॉन्ग इन गिविंग हिम डेट ऑनर टाइटल, और वो जो है ना इसको ये एजाज़ देने में बिल्कुल भी गलत नहीं था। स्पेंसर इज़ रिगार्डेड एज अ पोइट्स पोइट एंड द सेकंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड चौसर इज़ द फर्स्ट। ये तो हम सबको पता है कि जो जुफ्री चौसर है ना उसको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है, लेकिन अगर उसके बाद सेकंड नंबर पे देखा जाए तो स्पेंसर आता है। द पोइटिक फैकल्टी इन स्पेंसर इज सो abundantly and predominantly present that we cannot think of any other poet without Spencer to occupy the pride of place among English poets। कि अगर ये देखा जाए कि हिस्ट्री को देखें या किसी पोइट्री को देखें या किसी भी चीज़ को देखें, तो हमें ये पता चलता है लिटरेचर की वर्ड में कि स्पेंसर जो है ना उसने वो मुकाम हासिल किया हुआ है इंग्लिश पोइट्स के दरमियान जो कोई भी और हासिल नहीं कर सका। देर आर सेवरल ग्राउंड फॉर कॉलिंग स्पेंसर द पोइट्स ऑफ पोइट। अब मुख्तलिफ लेवल्स हैं, मुख्तलिफ वजूहत हैं जिसकी वजह से उसको पोइट्स ऑफ पोइट कहा जाता है। ही कैन बी रिगार्डेड एज द पोइट ऑफ पोइट्स बिकॉज ही इज़ नॉट अ पोइट ऑफ कॉमन मैन बट अ पोइट ऑफ ओनली स्कॉलर्स एंड पोइट्स हु आर वेल वर्स्ड इन अ क्लासिकल लॉर एंड ह्यूमनिस्टिक स्टडीज़। मतलब बाकी जो पोइट्स हैं ना वो तो इंसानों के पोइट्स होते हैं, आम लोगों के पोइट्स होते हैं, लेकिन ये जो स्पेंसर है ना ये बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स का और पोइट्स का पोइट है। मतलब जो स्कॉलर्स और दूसरे पोइट्स हैं ना वो इसको स्टडी करते हैं। ड्यूरिंग द रिनाइसा पोइट्री ऑफ द type that Spencer wrote could really be appreciated by those who were familiar with classical writers and author of the Renaissance। कि रिनाइसा पीरियड में, रिनाइसा उस पीरियड को कहा जाता है जिसमें लोगों के अंदर जो थी बहुत ज़्यादा लस्ट थी, नॉलेज की, वेल्थ की, पावर की। तो ये उस टाइम का शायर है और वो उन लोगों ने भी जो था ना इसको बहुत ज़्यादा जो था अप्रिशिएट किया था, जो कि इसके इसके वर्क से, इसकी पोइट्री से वाकिफ़ थे। बट द लैम्ब हैड सेवरल अदर क्वालिटीज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेंसर फॉर कॉलिंग हिम द पोइट। उसकी इसके अलावा भी उसकी बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं और ऐसे उसके पोइट्री में कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से उसे पोइट्स पोइट कहा जाता है। लैम्ब कॉल्ड हिम द पोइट्स पोइट बिकॉज इट वॉज स्पेंसर एंड नॉट चॉसर हु गेव टू पोइट्री एंड पोइट्स अ प्लेस नियरर टू गॉड। अब क्या है कि लैम्ब को पोइट्स पोइट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये स्पेंसर ही था, चौसर नहीं था, जिसने पोइट्री को जो और पोइट्स को जो था ना बहुत आला मुकाम दिया और ये कहा कि पोइट जो होते हैं ना वो नियर टू गॉड। माज़अल्लाह हमारे मज़हब में तो ऐसा कहना जो है शिर्क समझा जाता है। तो लेकिन वो कहता था कि यानी पोइट जो होते हैं ना वो बहुत आला किस्म के इंसान होते हैं, हम ऐसे कह लेते हैं, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि वो नियर टू गॉड है। ही हैड इंटेंस कन्विक्शन इन द वैल्यू ऑफ पोइट्स वर्क एंड बिलीव दैट पोइट इज़ द चूजन एजेंट ऑफ गॉड। ये बात ठीक है। वो कहता था कि वो पोइट की जो वैल्यू है ना वो इतनी ज़्यादा होती है, उसका जो काम होता है ना इतना ज़्यादा वैल्यूएबल होता है कि ऐसे ही लगता है कि पोइट को जो है ना खुदा ने ख़ास किस्म की नेमत से या ख़ास किस्म से करम से नवाजा है। स्पेंसर गिव्स अ हायर कॉन्सेप्शन ऑफ पोइट्री एंड ही डिड समथिंग न्यू विच अदर पोइट्स बिफोर हिम हैड नॉट डेयर्ड। अब स्पेंसर की जो पोइट्री है ना उसमें हमें वो चीज़ें देखने को मिलती हैं जो उससे पहले पोइट्स ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई थी। हिज फेथ इन इमोरलिटी ऑफ पोइट्री। अब वो कहता है कि पोइट्री जो है ना इमोरलिटी है, मतलब पोइट्री जो है ना लाफानी है। मतलब एक पोइट अगर कोई पोइट्री लिखता है तो वो मतलब अब हम जो पोइट्री पढ़े वो सारे शायर जिंदा तो नहीं है, उन्होंने अपने ज़माने में शायरी लिखी और वो अपने जो है वक्त पे अपने खालिक हकीकी से जा मिले, लेकिन उनका वर्क जो है वो जिंदा रहता है। पोइट्री जो है इमॉर्टल है। एंड द ग्रेटनेस ऑफ पोइट्स वोकेशन हैव राइटली इंटाइटल्ड हिम टू बी रिकॉग्नाइज एज द पोइट्स पोइट। तो यही उसके इस तरह की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उसने हर चीज़ को जो है उसका राइट दिलवाया है, हर चीज़ को उसका मुकाम दिलवाया है, इसकी वजह से उसको पोइट्स पोइट कहा जाता है। Spencer is considered the poet's poet in England because of his glorification and elevation of English poetry, which no one had done before Chaucer। कि चौसर ने इंग्लिश पोइट्री को वो न्यू डायमेंशंस दी, वो न्यू डायरेक्शन दी, वो ग्लोरिफिकेशन दी जो कि चौसर से पहले कोई भी नहीं दे सका था या कोई भी नहीं कर सका था। Spencer set out to Indo-England with a poetry which is great in kind, in style and thought। अब स्पेंसर ने इंग्लैंड को वो वाली पोइट्री से नवाजा जो कि अजीम किस्म की थी, उसका स्टाइल भी बहुत अच्छा था, उसमें थॉट्स भी और आइडियाज़ भी बहुत अच्छे थे। इन ऑर्डर टू do so, he studied the works of great poets like Virgil, Catullus, Petrarch, Aristotle,
Tasso, Marto and Rossan to become acquainted with their excellencies and shortcomings. अब क्या था कि उसने ये सारा कुछ करने के लिए पोइट्री को जो है समझाने के लिए, पोइट्री को उसका मुकाम दिलवाने के लिए बहुत से ग्रेट पोइट्स जो थे ना उनको स्टडी किया, जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं. While Spencer composed his own verses, he transcended them and beat them hollow in their own line. अब जब उसने अपनी पोइट्री शुरू की, अपनी वर्सेस लिखना शुरू की, तो उसने जो था उसको उसने थोड़ा सी डिफरेंसेस लेके आया दूसरे पोइट्स की निस्बत. ही आउट डिड Ariosto and Tasso and imbibed the spirit of Plato and Aristotle in his Fairy Queen and the Four Hymns. अब उसने जो फेरी क्वीन और फोर हाइम्स लिखी ना, उसमें जो अरियोस्टो एंड टासो थे ना, उनकी पोइट्री के जो फीचर्स थे ना उसको उसने स्किप कर दिया. और प्लाटो और अरिस्टोटल ने जो पोइट्री के बारे में अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं, जैसा कि हमारे वो पार्ट 2 में जो है अरिस्टोटल की पोइटिक्स पढ़ेंगे ना, तब आपको इसके बारे में पता चलेगा, उसको इसने फॉलो किया था. ही मैच पेट्रोच इन सोनेटरिंग एंड with Theocritus, Byron and Virgil in pastoralism. अब ये लाइन चाहे स्किप कर दें, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं. From very old times, divergent opinions have been had about the function of poetry and art. अब क्या है कि माजी से जो है ना, पुराने वक्तों से ही पोइट्री और आर्ट को लेके जो है ना, उनके फंक्शंस को लेके लोग जो हैं डिफरेंट अपनी कॉन्ट्राडिक्शन, डिफरेंट ओपिनियंस देते रहे हैं. मॉरलिस्ट लाइक प्लाटो हैव एम्फसाइज्ड दैट पोइट्री शुड बी मॉरल एंड शुड बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉरल इंडिफिकेशन. अब जो प्लाटो था ना, जिसे अफलातून भी कहते हैं, वो ये कहता था कि पोइट्री जो है ना, पोइट्री का मकसद ये होना चाहिए कि वो कोई अखलाकी सबक सिखाए इंसान को, यानी एक इंसान की जो है इस्लाह करे. But those who advocated art for art's sake has considered the poet as a ministering angel of joy and delight. लेकिन जो लोग आर्ट में वो जो है ना इंटरेस्ट रखते हैं, आर्ट के जो हैं फ़ैन होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि किसी भी पोइट का काम ये होता है कि वो जॉय दे, डिलाइट दे, खुशी दे, प्लेयर दे. आर्ट इन देयर ओपिनियन इज़ फॉर जॉय. और वो कहते हैं कि आर्ट का मकसद जो है ना मज़ा हासिल करना होता है. स्पेंसर हार्मोनाइज बोथ दीज व्यूज़ इन हिज पोइट्री. लेकिन स्पेंसर ने इन दोनों के व्यूज़ को इकट्ठा किया कि उसने कहा कि पोइट्री जो है वो मॉरल लेसन भी देती है और डिलाइट भी देती है. टू परफॉर्म मॉरल ट्यून ही हैडेड ग्रीज एंड चार्म्स ऑफ ब्यूटी, लवलीनेस, डेकोरेशन एंड पिक्चर सीक्वेंस. अब क्या है कि उसने अब मॉरल टून को ऐड करने के साथ साथ उसमें जो थी ना दिलकशी वाली चीज़ें, खूबसूरती को ऐड किया, डेकोरेशन की. ही ब्यूटीफुली ब्लेंडेड द मैसेज ऑफ द रिनाइसा एंड रिफॉर्मेशन ऑफ हिज पोइट्री. उसने जो रिनाइसा एज का पैगाम था वो भी पहुंचाया और पोइट्री में रिफॉर्मेशन भी की, इस्लाह भी की. ही केम टू बी रिकॉर्डेड एज द राइटर्स फॉर आर्टिस्ट बिकॉज ऑफ हिज इंसिस्टेंस ऑन ब्यूटी, लव, रिचनेस, एक्जुबरेंस एंड पिगेंट्स. ये लाइन भी चाहे स्किप कर दें. आगे देखिए, स्पेंसर हैज़ इम्प्रूव्ड इंग्लिश डिक्शन स्टाइल एंड वर्सिफिकेशन. अब स्पेंसर ने जो है ना इंग्लिश डिक्शन को जो है एक नए स्टाइल से नवाजा था. उसके जो स्टाइल है ना दूसरे पोइट से बहुत यूनिक था. ही इन्फ्रेस्ड द इंग्लिश लैंग्वेज एंड मेड इट म्यूजिकल. उसने जो था ना इसमें एक रिदम, एक म्यूजिकल ट्यून लेके आया पोइट्री में. हिज मिक्सचर ऑफ द ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स विद सेंटिक्स प्रोड्यूस समथिंग न्यू फॉर इंग्लिश पोइट्री. अब उसने इंग्लिश वर्ड्स में जो सेंटिक्स, जो उनके मीनिंग्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, जो सेंटेंसेस इंट्रोड्यूस करवाए थे, वो जो थे वो थोड़े न्यू काइंड के थे. ही इन्वेंटेड द इंग्लिश लैंग्वेज बाय इंपोर्टिंग फॉरेन वर्ड्स एंड बाय कॉइनिंग न्यू वर्ड्स. अब उसने ओल्ड पोइट्री को चेंज करके, मतलब हमने वो पढ़ा था ना कि जो हमने जो जुफ्री चौसर को पढ़ा है, तो उसकी जब वो राइटिंग पढ़ते हैं ना, तो वो उसकी ओल्ड जो बुक्स हैं वो जो है वो ओल्ड पोइट्री में उसने लिखी हुई है, जो उसकी पैरालॉग टू कंट्री टेल्स हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो. लेकिन क्या है कि यानी ये भी उसके बाद वाला पोइट है, तो इसने जो था पोइट्री को नए वर्ड्स, जिस तरह से चौसर ने एक न्यू इंग्लिश भी इंट्रोड्यूस करवाई थी ना, क्योंकि चौसर के साथ ही मॉडर्न इंग्लिश का जो था इफ्तिताह हुआ था, आगाज़ हुआ था. तो इसने स्पेंसर ने भी न्यू वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाया. ही रियलाइज्ड दैट फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेट इंग्लिश पोइट्री देयर वॉज नीड ऑफ अ न्यू लैंग्वेज. वो ये समझता था कि इंग्लिश पोइट्री के लिए एक नई ज़ुबान की ज़रूरत है. ही आल्टर वर्ड्स, मेड वन वर्ड्स डू द ड्यूटी ऑफ अनदर. उसने नए जो अल्फाज थे ना वो बदले, मतलब जैसे मैंने पता है ना कि हम जो अपनी इंग्लिश जब पढ़ते हैं, हमारी जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें लाइफ के स्पेलिंग क्या होते हैं, LIFE लाइफ होते हैं. लेकिन जो अगर हमने जॉर्डन कह रही हूँ, जुफ्री चौसर की प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स पढ़ी थी, उसमें लाइफ के स्पेलिंग थे LYF. तो इसी तरह से जो है फिजिक के स्पेलिंग थे और भी काफ़ी स्पेलिंग थे. हिम के स्पेलिंग हम HIM पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे था HYM.
There was a new language. He altered words, made one word to do the duty of another, interchanged activities and passive, transferred epithets and from their proper subject and gave them the new shape at that the case में डिमांड कि उसने जो केस के डिमांड के मुताबिक मतलब पोइट्री की ज़रूरत के मुताबिक उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वर्ड्स को चेंज कर दिया, सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, सब्जेक्ट्स को चेंज कर दिया, हर चीज़ जो थी ना उसने न्यूली इंट्रोड्यूस करवाई थी. इन दिस वे ही क्रिएटेड अ ट्रूली रॉयल स्टाइल ब्यूटीफुल फेसिबल एंड मैग्निफिकेशन. इस तरह से उसने एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जो मार्वलस सा स्टाइल होता है ना वो पोइट्री को जो था दिया था. स्पेंसर्स कॉन्ट्रीब्यूशन और टू इंग्लिश वर्सिफिकेशन वाज वाइड एंड वेरीड. इसके अलावा इसका इंग्लिश वर्सिफिकेशन में देखा जाए तो वो भी बहुत बड़ा उसने हिस्सा डाला हुआ है. हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन विद वाज द स्पेंसरियन स्टैंजा विच फेमली एस्टेब्लिश इटसेल्फ एज अ मेटर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ नरेटिव और द रिफ्लेक्टिव पोइट्री कि स्पेंसर स्टैंजा को उसने इंट्रोड्यूस करवाया था जो कि मीटर पे जो है ना बेस करता है. मीटर पे जो है वो मैं ना आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में समझाती हूँ इसकी डिटेल्स क्या होती हैं. On account of its grace and voluptuousness turn of rhythm, the Spenserian stanza is admirably suited to the pictorial as well as musical faculty of poet. इसमें जो है ना Spenserian stanza में पोइट्री में जो रिदम पाया जाता है, जो टोन पाई जाती है, जो उसमें म्यूजिक होता है ना उस पे ये उसके बारे में होता है. दिस स्टैंजा एक्सरसाइज एट द डीपेस्ट फैसिनेशन और रोमांटिक पार्ट्स एंड वाज यूज्ड बाय एडमायरेबल बाय थॉमसन इन द कैसल. ये लाइन भी स्किप करनी, ये आपने नहीं करनी, ये आप यहाँ तक ही करेंगे फैकल्टी ऑफ अ पोइट तक. नेक्स्ट देखिए स्पेंसर्स वर्बल मेलोडी एंड म्यूजिक बेस्ड ऑन द यूज ऑफ ओनोमाटोपोइटिक वर्ड्स onomatopoetic words, proper employment of vowels and consonants, alliteration is something unique in English poetry. मतलब उसकी पोइट्री में जो था ना मेलोडी और म्यूजिक इस वजह से ज़्यादा आता था क्योंकि जब वो जो वर्ड्स का यूज़ करते हैं ना उसमें हर चीज़ को वो प्रॉपरली यूज़ करता था, वॉल्स को, कॉन्सोनेंट्स को, अलिट्रेशन को. तो इस वजह से उसकी पोइट्री जो थी दूसरे राइटर्स की निस्बत यूनिक लगती थी. शेले कीट्स, टेनिसन एंड स्वीबॉर्न लर्न द मेलोडी ऑफ देयर वर्ड्स फ्रॉम द स्पेंसर. मतलब इन सब ने जो म्यूजिकल टर्म थी ना, म्यूजिकल रिदम था ना पोइट्री में, वो स्पेंसर से ही सीखा था. टू सम द discussion we can say that Spencer exercised the deepest influence on a host of poet in 17th, 18th and 19th centuries. The Spencerian followed his example and exalted him as their leader for his great service to English poetry. He is called the poet's poet. I hope so कि आपको लेक्चर की समझ आ गई है. कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.